जानते हैं, तथापि देख लेते हैं, मुख्य मुख्य पॉइंट है ना इसके। ठीक है, क्या कह रहे हैं राजपुत्र रक्षण के विषय में? तो राजा राज्यम रक्षति आसन्नेभ्यः परेभ्यश्च। क्या करे राजा? रक्षितो राजा राज्यम रक्षति आसन्नेभ्यः परेभ्यश्च। आसन्नेभ्यः परेभ्यश्च, आसन्नेभ्यः मतलब समीप में रहने वाले, समीप में वसित जो अन्य राजा हैं अथवा जो अन्य राज्य हैं, उनसे संरक्षित राजा ही अपने राज्य की रक्षा, राज्यम रक्षति रक्षितुम शक्यते, ठीक है ना, अपने राज्य की रक्षा कर सकता है। ठीक है, लेकिन उसको क्या करना चाहिए राज्य की रक्षा से पहले भी? तो राज्य रक्षा से पहले भी उसको क्या करना है? बोले पुत्रेभ्यश्च दारेभ्यः पूर्वम, बोले अपने पुत्र की और अपनी पत्नी की पहले रक्षा करें। समझ में बात? कह रहे दार रक्षणम निशांत प्रणिधो वक्ष्यामः। आगे निशांत प्रणिधि बताई जाएगी आपको 19वें उसमें अध्याय में, वहां आपको किस प्रकार से दार रक्षण करना है ये बताया जाएगा। अभी क्या बता रहे हैं? पहले पुत्र रक्षण बतला रहे हैं, ठीक है ना। कह रहे पुत्र रक्षणम जन्म प्रवृत्ति राजपुत्रान रक्षेत। क्या करे? बोले देखिए, पुत्र यदि पुत्र निकला तो राजा खत्म, है ना। इसीलिए सबसे पहले किसका रक्षण करना है पंडित जी? अपने रक्षण से पहले किसका रक्षण करना है? अपने आप को बचाने के लिए किसको बचाना है? पहले पुत्र रक्षण। और कब से करना है उसके? बोले जन्म से ही, जन्म प्रवृत्ति, जन्म प्रवृत्ति राजपुत्रान रक्षेता। पुत्रों के रक्षण के लिए, पुत्रों के संरक्षण के लिए क्या करना है? उनको जन्म से ही उन पे नजर रखनी है, जन्म से उनकी संरक्षण करना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कर्कट सधर्माण ही जनक भक्षा राजपुत्र। ये राजपुत्र कैसे होते हैं? बोले करकट के जैसे, केकड़े के जैसे। केकड़ा देखा है? केकड़ा पता है कैसा होता है? कुछ कह रहा है कोई क्या? केकड़ा जब जन्म लेता है ना, तो पहले अपनी माँ को समाप्त करता है, तब जन्म ले पाता है। केकड़ा है, केकड़ी की प्रजाति में ही आपका ये आता है, क्या बोलते हैं, बिच्छू आता है ना। ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनकी माँ मर जाती तभी वो उससे बाहर निकलते हैं, अर्थात वो अपनी पीठ में इनको रखती है जीवित, उसका मांस खा के जीवित रहते हैं बच्चे इसके, उन्हीं को खाकर जीवित रहते हैं। हाँ, तो ऐसे ही राजपुत्र होते हैं। राजपुत्र भी कैसे होते हैं? करकट के जैसे होते हैं, किकड़े के जैसे। वो भी अपने पिता को खाने वाले होते हैं, जनक भक्ष होते हैं ना। ठीक है। भरद्वाज ऋषि अपना मत दे रहे हैं इस विषय में, बोले कैसे फिर उनसे बचा जाए, क्या किया जाए? तो भरद्वाज कह रहे हैं पंडित जी, बोले तेषाम अजात स्नेहे पितुः उपांशु दंडाश्रयानिति भरद्वाज। यदि पिता को पता पड़े, राजा को, कि ये कैसे हैं, उन राजकुमारों में यदि पता पड़े पिता को कि अजात स्नेह, बोले इसमें हमारे प्रति स्नेह नहीं है, ऐसा उसको ज्ञात हो जाए, यदि वो जान जाए कि अजात स्नेह है, तो वो क्या करे? बोले उपांशु दंड श्रेयान, उसको चुपचाप समाप्त करवा दे पंडित जी। पता भी ना पड़ने तो उसको चुपचाप समाप्त करा दे, है ना। लेकिन विशालाक्ष इस बात का खंडन कर रहे हैं। विशालाक्ष क्या करे? बोले नृशंसम अदृष्टवध क्षत्र विनाशश्चेति विशालाक्ष। बोले क्या बात पंडित जी, ऐसे मरवाएंगे तो कितनों को मरवाएंगे बताइए? ऐसे तो क्षत्रिय कुल समाप्त हो जाएगा, क्षत्रिय वंश समाप्त हो जाएगा पंडित, है। ये क्या है? नृशंसनम, ये मतलब एक दुर्दांत वृत्त है, मतलब कार्य है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अदृष्टवध होगा ये, है। तो बोले फिर क्या करे उनका, क्या करे, है। तो बोले यदि उनमें क्या ना दिखाई दे, बोले अजात स्नेह हो, यदि वे, यदि उनमें पिता के प्रति श्रद्धा ना हो, भक्ति ना हो, तो क्या करे उनमें? तो बोले तस्माद एक स्थानावरोध श्रेयान, उनका एक स्थान में अवरोध कर दे। अवरोध मतलब उनको एक जगह बंदी बना के डाल दे, बस यही श्रेयस्कर है। ये भी बुद्धिमत्ता थोड़ी ना, जब वो बंदी ग्रह से छूटेगा या उसको पता पड़ेगा कि उसके पिता ने उसको बंदी क्यों बनाया है, तो क्या छोड़ देगा तब? तो पराशर क्या कह रहे हैं? बोले अहि भयम एतदिति। बोले तो सर्प के जैसा काम कर दिया आपने पंडित जी, है।
ये कैसा काम कर दिया, सर्प के जैसा काम कर दिया आपने, तो ये भी उचित नहीं है। सर्प भय के जैसा है, तो वो जीवन भर आपको भय देगा कि कब छूट जाए, कब आपको मार दे वो आके, हैं, समझे? जी सर। हाँ, तो कुमारो ही विक्रम भयान माम पिता ऋणद्धि इति ज्ञात्वा तमेव आंके कुर्यात्। बोले जब उसको पता पड़ेगा कि पिता ने मुझे यहाँ बांध रखा है, अवरुद्धि ज्ञात्वा इति ज्ञात्वा, तो सबसे पहले किसको समाप्त करेगा पंडित जी, हैं? राजा को। तो राजा को ही मारेगा ना, तमेव आंके कुर्यात्। ठीक है, इसीलिए उसको क्या करे, तस्मात अंतःपाल दुर्गे वासा श्रेयान इति। बोले जो आपका दुर्गपाल हो ना, जो भी दुर्गपाल हो आपका, जो भी विश्वसनीय दुर्गपाल हो, उसके यहाँ उसको चुपचाप एकांतवास में डाल दे। समझ गए? दुर्गपाल के यहाँ रखवा दे उसको। कहाँ रखवा दे पंडित जी? दुर्गपाल के। हाँ, ठीक है ना, अपने मतलब अपने स्थान से दूर, अपने महल से दूर दुर्गपाल के यहाँ। अंतपाल दुर्गे मतलब एकांत स्थल में, यहाँ ये कह सकते हैं कि मतलब कोई ऐसा दुर्ग जो जहाँ कोई न जाता हो, उस जगह पे उसको रखवा दे। ठीक है, ऐसा श्रेयस्कर है। लेकिन पिशुन इस बात से खंडन कर रहे हैं। पिशुन क्या कह रहे हैं कि और भ्रकम भजमेतदिति, ये तो उसको और भड़का देगा पंडित जी हैं। वहां रखना, अपने से दूर स्थान में, एकांत स्थान में उसको रखना, किसी दूसरे के हाथ में रखना, ये तो और ज्यादा भयावह है। इससे तो और वो गलत करेगा जल्दी, है? बोले प्रत्यापत्ते ही तदेवं कारणम ज्ञात्वा अंतःपाल सखा स्यात्। वो क्या कर लेगा, बोले जिसके आपने संरक्षण में रखवा है ना उस अंतःपाल को, दुर्गपाल को, वो उसी को अपना मित्र बना लेगा पंडित, है? समझ गए? जी सर। आवाज आ रही मेरी? हाँ, तो वो क्या कर लेगा, तो वह अंतःपाल को ही अपना, उस दुर्गपाल को अपना मित्र बना लेगा, यदि उसको प्रत्यापद ऐसा ज्ञान होगा तो, है? तो इसीलिए तस्मात् स्व-विषयाद् अपकृष्टे सामंत दुर्गे वासः। तो उसको किसके यहाँ रखे पंडित जी, है? बोले सामंत दुर्गे। सामंत मतलब अपना कोई आपका परिचय वाला हो या आपका कोई मित्र राजा हो, उसके यहाँ उसको रखवा दे, ज्यादा अच्छा है, अपने राज्य से बिल्कुल दूर। समझ गए? जी महोदय। लेकिन कौन, बोले वत्स स्थान में तदिति कौन पदंत, कौन पदंत थोड़ा सा और इसके विषय में अलग अपना मत स्थापित कर रहे हैं। कौन पदंत इस बात से सहमत नहीं है। समझ में बात? बोले ये जो काम आप बता रहे हो ना पंडित जी के, जाके किसी दूसरे राजा के यहाँ रखवा दो, बोले ये तो ऐसा होगा जैसे किसी ने अपनी गाय का बछड़ा किसी दूसरे को सौंप दिया, बोले ये लो हमारे बछड़े को संभाल के रखना। अब भैया जब आपको गाय दुहनी होगी तो बछड़ा चाहिएगा, अब बछड़ा किसके पास है, दूसरे व्यक्ति के पास में, तो आप उसके आश्रित हुए ना। वो कभी भी आपके बछड़े को लेकर के आपकी गाय को खोल ले जाएगा, तो गाय किसके पीछे जाएगी, बछड़े के पीछे। तो बछड़ी की सहायता से वो कभी भी आपके राज्य पर आक्रमण कर देगा, है? कभी आपकी गाय गाय को दूह लेगा इसके कारण, है? तो वही कह रहे हैं, वत्सेन एव ही धेनुम पितरमस्य सामंतो दुहियात। तो जो सामंत होगा वो कभी भी आकर के, वत्स रूपी राजकुमार को आपने उसके यहाँ रखा है, वो कभी भी आकर के आपके गाय रूपी राज्य को दूह लेगा। इसीलिए तस्मात मातृबंधुषु वासा श्रेयान। कहाँ इसका श्रेय वास श्रेयस्कर है, मातृबंधुषु। मातृबंधुषु मतलब उसको ननिहाल में रखे, उसके कहाँ रखे, माँ मालूम क्या। समझ गए पंडित जी? उसके ननिहाल पक्ष में उसको रखे, ठीक है, मामा जी नाना जी लोगों के यहाँ। लेकिन बात अब व्याधि पंडित जी इस बात से भी सहमत नहीं है, है? बात अब व्याधि इस बात पे भी आपत्ति प्रकट कर रहे हैं। बोले ध्वजा स्थान में तदिति बात व्याधि। बोले ये तो ध्वजा के स्थान, ध्वजा के जैसा है, बोले वहां रख करके तो उसको और आगे बढ़ा देना, है? सबसे ज्यादा बच्चा कहाँ बिगड़ता है, ननिहाल में, है ना? जी भैया। हाँ, ध्वजा के समान है ना? ध्वजा स्थान में तदिति बात व्याधि तेन ही ध्वजेन आदिति कौशिक
वदस्य मातृबांधवाः विक्षेरन्। बोले जैसे अदिति और कौशिक नाम के कोई दो भिक्षुक हैं, है ना, वो अपनी कला कौशल दिखा करके जिस प्रकार से भिक्षा टन करते हैं, उसी प्रकार से जो मातृ बांधव होंगे ना, वो उस राजकुमार को दिखा करके कर वर ले सकते हैं अथवा दूसरों से कुछ ले सकते हैं। बोले तो राजकुमार हमारे यहाँ रहता है, हमारी चलेगी। समझ रहे हैं ना? ठीक है। जी भैया। जी सर। इसीलिए क्या करें, क्या करें फिर? बोले क्या किया जाए? बोले तस्मात् ग्राम्य धर्मेषु एनम अवसृजेयुः सुखो उपरुद्धा ही पुत्राः पितरं न विद्रुह्यन्ति इति। इसको क्या कर दे? बोले ग्राम्य धर्मेषु एनम अवसृजेयुः। इसका सृजन कहाँ कर दे? ग्राम्य धर्मेषु। ग्राम्य धर्मेषु मतलब पंचायती में डाल दे भाई साहब, सबसे अच्छा व्यसन ही बना दे उसको, है ना। हाँ, चीजों में वो कर दे। अब देखिए इनका मत अच्छा है, लेकिन उन्होंने विषय दूसरा दे दिया। उन्होंने व्यसन वाली बात जो कह दी ना, ग्राम्य धर्म वाली, वो गलत कह दी। उनको कहना चाहिए था कि उसको व्यस्त रखे किसमें? सत्कार्यों में, है ना, अध्ययन अध्यापन में, नए शास्त्र शिक्षा में, इन सब में उसको व्यस्त रखे, दिन भर दिनचर्या में व्यस्त रखे। ऐसा सुखोपरुद्धा ही पुत्रा पितरम ना अभिद्रुह्या, ऐसा उनसे ये उसको सुख भोग इत्यादि मिलेंगे, तो फिर ऐसा पुत्र पिता का द्वेष थोड़ी ना करेगा। करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, नहीं। उसको हाँ प्रचुर मात्रा में सुख इत्यादि का उपभोग करावे। कौटिल्य इस बात का बिल्कुल खंडन कर रहा है कि भैया ये क्या है, जीवन मरणम एतदिति, ये तो जीते हुए मार देना है उसको, उससे अच्छा तो मार दो उसको, है, जीते हुए पुत्र की हत्या कर देना है पंडित जी। समझे? जी जी भैया। सर। काष्ठमिव ही गुणजग्धम राजकुलम अभिनीत पुत्रम अभियुक्त मात्रम भज्येत। बोले जिस प्रकार से काष्ठ के अंदर रहने वाला जो गुण है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग को, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? दीमक। इस प्रकार काष्ठ को खोखला कर देना, जी। कर देता है ना, उसी प्रकार से अभिनीत पुत्र, अभिनीत राजकुमार, इसको शास्त्र इत्यादि की शिक्षा न होगी, है ना, ऐसा राजकुमार क्या कर देता है? समस्त कुल का भक्षण कर लेता है पंडित जी। समझे? अभियुक्त मात्रम भज्येत। ठीक है। जी भैया। तस्मात, इसीलिए राजा को क्या करना है फिर? बोले ऋतुमत्याम महेश्याम, जब बोले जब उसकी रानी महेशी ऋतुमती हो, ऋतुगामिनी हो, तो उसको क्या करे? बोले ऋत्विजश्च अरुण महेंद्रम बारे हस्पत्यम निर्वपेयु, तो ऋत्विजों को बुला करके आदित्य के प्रति निमित्त इंद्र के निमित्त, बृहस्पति के निमित्त निर्वपन करे, यजन करे पंडित जी। और क्या? आपन्न सत्वायाम कौमार भृत्यो हो, है, जब वो क्या हो जाए? आपन्न सत्वा हो जाए, अर्थात गर्भ उसका ठहर जाए जिस समय, है ना, जब वो गर्भिणी हो जाए, तो क्या करे पंडित जी? बोले जो संस्कार उसके हो सकते हो ना, कौमार भृत्यो हो, जो उसको जानने वाले हो, कि अच्छे से उसके गर्भ का परीक्षण करा करके, है ना, समझ में आ रही बात? जी भैया। है ना, गर्भ भरमिणी प्रजने च वियतेता, बोले उसको प्रयत्न करना चाहिए, है ना, यत्न करना चाहिए क्या, कि अच्छी तरह से सामान्य तरीके से उसका प्रजनन होवे, ऐसा, है ना। और प्रजाता या, जब उसका जन्म हो जाए, वो प्रजनन हो जाए, उसका जन्म हो जाए उस बालक का, क्या करे? बोले पुत्र संस्कारम पुरोहित कुर्यात, पुरोहित को बुला करके अच्छी तरह उसके सारे संस्कार कराने चाहिए। ठीक है ना, समझेगा? और समर्थ तद्विदो हो विनयेयु, और जो समर्थ हो, जो शक्त हो, अर्थात अच्छे अच्छे विद्वान हो, उनको बुला करके अथवा उनके पास भेज करके उसको अच्छे अच्छे विषय पढ़वाने चाहिए, उसको विनय इत्यादि की शिक्षा देनी चाहिए पंडित जी। ठीक है ना। कह रहे सत्रीणाम एकश्चैनम मृगयाद्यूत मध्य स्त्री भी प्रलोभयेत् पितरी विक्रम्य राज्यम गृहाणेति तदन्या सत्री प्रतिषेधयेत् इत्याम मनीया। बोले कुछ लोग ऐसा कहते हैं, उसका परीक्षण किया जाए, उसके बाद में कैसा परीक्षण किया जाए? बोले सत्री आपके वो है ना, सत्री नाम का जो गुप्तचर है ना, वो आकर के क्या करे इसके पास में, इसको शिकार करना सिखाए, इसको द्यूत क्रीड़ा सिखाए, है ना, इसको मद्यपान करावे, है ना, अथवा स्त्री प्रसंग इत्यादि में इसको प्रलोभन देवे, इसको ऐसा करके। और क्या कहे इससे प्रलोभन क्या दे इसको? बोले पितरी विक्रम्य राजनम गृहाणी राज्यम गृहाणयति, बोले तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारे पिताजी को हटा करके तुम्हें राजा बना देते हैं,
है ना। लेकिन एक क्षत्रिय उसको क्या करे, दो क्षत्रिय आपस में मिलकर के काम करें और एक क्षत्रिय उसको रोके ऐसा करने से, है ना, तो पता पड़ जाएगा ना कि किसके पक्ष में जाने वाला है। यदि पहले वाले की बात मानता है तो मतलब बदतमीज टाइप का है ना, उसका इंतजाम करना पड़ेगा। यदि दूसरे की बात मानता है तो अच्छा है, धार्मिक है। लेकिन कौटिल्य क्या कह रहे हैं पंडित जी, बहुत दोषम, ये महादोष है पंडित जी, है ये जो करना है, ऐसा काम करना क्या है पंडित, महादोष है ना। ये क्या करना है, महादोषम अबुद्ध उद् अबुद्ध बोधनम इति, अबुद्ध बोधनम अर्थात अबुद्ध उद्बोधनम, बोले ये उसके अंदर रहने वाली कुबुद्धि को जागृत करना है, इसको जागृत करना है पंडित जी, ये सब काम इसको जागृत करना है। दुर्बुद्धि को। हाँ, अरे किसी को लालच दे करके कुछ कराना है क्या है ये, किसी के अंदर कुबुद्धि को जागृत करना है ना पंडित जी, है। जी अरे धर्मम ही द्रव्यम ये नार्थम जाते ना उपदिह्यते तत्तदाशु चिशति तत्तदा चुषति, कह रहे हैं तो जिस प्रकार से कोई नया द्रव्य, जैसे मान लो नव घट है, नए घट को एकदम बना हुआ पका एकदम घड़ा, कच्चा घड़ा, यदि उस पर तेल या घृत जो भी डाला जाएगा या जल जो भी डाला जाएगा वो उसको वो करेगा कि नहीं करेगा, अवशोषित करेगा कि नहीं करेगा, है। उसी प्रकार से वो राजकुमार भी कैसा है, नया घट है, उस पर तुम जैसा द्रव्य डालोगे उसको अवशोषित करेगा। समझे बात ना, वही कह रहे हैं नवम ही द्रव्यम, नया द्रव्य है वह, ये नहीं है ना अर्थम जाते न उपदिह्यते, जो अर्थ जो भी उसके ऊपर द्रव्य डाला जाएगा द्रव, वो क्या करेगा, तत्तदाचु आचुषति, वो उसको अवशोषित कर लेगा, ठीक है ना, ठीक है पंडित जी। जी महोदय। एवं उसी प्रकार से नवबुद्धि यद यद उच्यते तत्तच्छास्त्रोपदेशम इव अभिजानाति, इसी प्रकार से ये राजकुमार भी नव बुद्धि है, ठीक है। उसको जो भी शास्त्र उपदेश, जिस प्रकार से शास्त्र का उपदेश देंगे आप, जो जो उपदेश देंगे वह उस शास्त्र को, उसको शास्त्र जानता हुआ सब अपने पास में एकत्रित कर लेगा, अभी जानाते उसको एकत्रित करेगा, ठीक है ना। अतः तस्मात् धर्मम अर्थम च अस्य उपदिशेत न अधर्मम अनर्थम च, इसीलिए उसको धर्म और अर्थ का उपदेश करना चाहिए, अधर्म अनर्थ का उपदेश नहीं करना है, ठीक है पंडित जी। जी बात क्लियर है। जी जी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये बात है, यहाँ तक आपको अच्छी तरह देखना है ना, इसके बाद में देखिए यहाँ से आगे जो देखने वाला है वो बता रहा हूँ। हाँ ये बता रहे देखिए, बुद्धिमान आहार्य बुद्धि दुर्बुद्धि इति पुत्र विशेषाः, ये तीन प्रकार के पुत्रों की श्रेणियां बताई हुई हैं, खाली राजपुत्रों की नहीं, सब प्रकार के पुत्रों की श्रेणियां है। एक बुद्धिमान, दूसरा आहार्य बुद्धि और तीसरा दुर्बुद्धि, समझ में आई बात। जी हाँ, अब ये बुद्धिमान कौन है, तो कह रहे हैं शिष्यमाण धर्म अर्थ उपलभते च अनुतिष्ठति च बुद्धिमान, बोले जो कुछ सिखाया जाए धर्म अर्थ विषय जो भी उसको सिखाया जाए, नीति जो भी सिखाया जाए, जो ज्ञान दिया जाए वह उसके जैसा उसको सीखता है, उपलभते च अनुतिष्ठति, और उसका लाभ लेता है और उसका अनुसरण करता है, वह कौन होता है पंडित जी, बुद्धिमान, वह बुद्धिमान, ठीक है। दूसरा क्या है, आहारी बुद्धि कौन है, बोले उपलभमान, बोले उसने लाभ तो लिया, उसने सीखा तो, लेकिन न अनुतिष्ठति, लेकिन उसका आचरण नहीं किया, उसको फॉलो अप नहीं किया, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा, आहार्य बुद्धि कहा जाएगा। बोले ना तो उसने सीखा और ना ही उसने आचरण, तो क्या ही करेगा, है ना, और धर्म अर्थ का द्वेष और करेगा, तो कौन है, दुर्बुद्धि है पंडित जी, ठीक है। जी हाँ ठीक है। चलिए इसके बाद में बाकी इसकी देख लीजिएगा, हिंदी पीडीएफ आपको भेजा हुआ है, ठीक है ना। और कुछ उसमें जी भैया। इम्पोर्टेंट है नहीं, इस वजह से मैंने बताया नहीं, है ना।
उसमें भी कुछ खास ऐसा है नहीं। पैराग्राफ आएगा तो पैराग्राफ तो उसमें से कर पाओगे आप लोग, ना मुझे पता है। बाकी तो कोई मतलब है नहीं इसमें। देखो जब प्रणय जी की बात आती है, बता रहे किस समय क्या करना है। एक बार इसकी ये हिंदी वाला पार्ट जो है इसका पढ़ोगी, आप पढ़ लेना एक बार इसको, है ना। जी भैया जी सर। तो कह रहे सर्वमात्या एकम कार्यम शृणुयान नातिपातये प्रचर साध्यम अतिक्रांतम असाध्यम व विजायते। राजा क्या करे, पहले मतलब जो आवश्यक कार्य है उनको देखे, है ना, उनमें देर नहीं करनी चाहिए। प्रचर साध्यम अतिक्रांतम असाध्यम व विजायते, है ना। क्योंकि यदि आप उसको नहीं देखते हैं तो कैसा हो जाता है, कृच्छ हो जाता है, मतलब कष्टकर हो जाता है, कृच्छ साध्य हो जाता है। अतिक्रांत समय हो जाने पर, समय यदि किसी चीज का अतिक्रांत हो जाए तो वह असाध्य हो जाएगा पंडित जी, है ना। ठीक है। अथवा कैसा हो जाता है, असाध्यम व विजायते, अथवा अत्यंत असाध्य हो जाता है, कष्टकर भी होता है और असाध्य भी हो जाता है। तपस्वितां तु कार्याणि त्रिविद्यैः सह कारयेत् माया योग विधान चैव न स्वयं उपकारणात्। बोले कैसे, तपस्विताम तो कार्याणि, तपस्वी लोगों के कार्य, और जो मायावी टाइप के लोग हैं ना उनके कार्य, उनका कोई भी विषय हो, उनके कोई भी कार्य हो, उनको किसके साथ पंडित जी, त्रिविद्यै ही सहकार ये निर्णयम, उनके कार्यों में निर्णय तो तीनों वेदों को जानने वाले विद्वान हो, वृद्ध विद्या, है ना, विद्या वृद्ध हो, उनके साथ उसके विषय में निर्णय करना चाहिए। स्वयं न स्वयं कोप कारणात्, क्योंकि अकेले कोप का कारण उनके नहीं बनना चाहिए, है। शराब दे दें या कुछ भी उल्टा सीधा विचार इत्यादि कर दें तो ने नैमित्तिक व्रत बता रहे क्या है उसके प्रति, कह रहे राज्यो ही व्रतम उत्थानम यज्ञ कार्यानुशासनम दक्षिणावृत्ति साम्यंच दीक्षित अभिषेचनम। क्या करना पंडित जी, नित्य जो व्रत है राजा के, राज्यों ही व्रतम, कौन कौन है राजा के व्रत, बोले उत्थानम, ठीक है, जो नए नए कार्य हैं उनका आरंभ करना, है ना, उस प्रजा के उत्थान के लिए कार्य करना, है ना, उन्नति के लिए यज्ञ करना, ठीक है, कार्यानुशासन, अनुशासन करना, दक्षिणा, दान देना, है, साम्य वृत्ति रखना, शत्रु मित्रों में अपनी दृष्टि समान रखना, है ना, और क्या करना, बोले दीक्षित से अभिषेचनम, दीक्षा पूर्ण करके अभिषेचन करना है। ये सब क्या है, कौन कर्म है राजा के, नित्य व्रत है ना, नित्य व्रत है, याद रखिएगा ना। यदि वह मतलब ये सब नहीं करेगा तो क्या होगा, कह रहे अनुत्थान ध्रुवो नाशा, और यदि वह अनुत्थान नहीं करेगा मतलब उन्नति के लिए कार्य नहीं करेगा प्रजा की, यदि वह श्रम नहीं करेगा तो निश्चित ही उसका क्या होगा पंडित जी, उसका नाश होगा। समझे बात, किसका नाश होगा, बोले प्राप्त अनागत, जो प्राप्त है उसका, और जो अप्राप्त है, जो प्राप्त होने वाला है उसका भी नाश हो जाएगा। समझे, है ना। प्राप्यते फलम उत्थानात् लभते चार्थ संपदम, और जो इसके विपरीत कार्य करता है, जो उत्थान के लिए कार्य करता है, मतलब निरंतर उद्यम करता रहता है, वो क्या, उसका क्या होता है, बोले प्राप्यते फलम उत्थानात्, वो नित्य नित्य उत्थान प्राप्त करता है, समस्त धन संपदा को प्राप्त कर लेता है। ठीक है पंडित जी, जी सर। शांता प्राणी भी आ गई। हम्म, अच्छा है, हिंदी से पढ़िएगा इसको, बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक बार पढ़िएगा, है ना। जी सर। और किसको नहीं भेजना है अंतापुर में, रानी के विषय में बताया ना, किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है, कैसा बनाना है ना।
बता रहे हैं, देखो ये नीचे देख रहे हैं, मुंड जटिल है ना, कुह कप्रति संसर्गः बाह्याभ्यश्च दासी भी प्रतिषेधयेत्। जो ये मुंडा जटिला है ना, और जो कुह का है ना, इन सब और बाह्य लोगों से, बाहर की दासियों से, बाह्याभ्यश्च दासी भी प्रतिषेधयेत्, उनका अपने अंतःपुर में प्रतिषेध करना चाहिए, है ना। समझ में आई बात? जी महोदय। कह रहे न चयनम कुल्याः पश्येयुः अन्यत्र गर्भ व्याधि संस्थाभ्य, बोले वो गर्भवती हो या फिर बहुत मतलब बीमार इत्यादि हो, उसके अतिरिक्त तो उसके जो कुल्य लोग हैं, कुल्य मतलब तो पारिवारिक लोग हैं, वो भी ना उसको देख पावे, है न चयनम कुल्या करे, गर्भवती और व्याधि युक्त होने के अतिरिक्त। एक सब बताए आत्मरक्षित कर्म, पढ़ लीजिएगा, हिंदी में लिखा है सब, ये देख लीजिएगा एक बार, है ना। दूसरा देखो, ठीक है ना भैया, एक बार हिंदी में देख लीजिएगा, यहाँ से कोई प्रश्न बनने की ऐसी संभावना है नहीं, है ना। अच्छा रहेगा, ठीक है पंडित जी लोग, कितने लोग हैं सब? हाँ। हाँ, अब इसी में आगे भाषा विज्ञान करते हैं ना, इसीलिए मैंने फटाफट खत्म किया इसको। चलिए देखिए, स्क्रीन दिख रही मेरी? जी सर दिख रही है। एकदम आरंभ से रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है ना, फटाफट वाला। माँ कभी दंडी क्या कहते हैं पढ़ लेना आप लोग अपने आप से भी, ठीक है। दंडी क्या कहते हैं उसके विषय में, काव्यादर्श में, नमन तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयम ज्योति ज्योति संसार न दीप्यते, है ना। यदि ये शब्दमय ज्योति नहीं होती तो संसार कैसा होता, समग्र भवन अंधकार। हाँ, अभी क्या प्रकृति है क्या प्रत्यय सब इसमें लिखा है, देख लीजिएगा अपने आप से ना। भाषा शब्द कैसे बना है, भाषा धातु से क्या होकर के कैसे बना है ना, सब देख लीजिएगा। भाषा के विज्ञान को क्या कहा जाता है, भाषा या विज्ञानम, भाषा विज्ञानम, है ना। ये कपिल कहते हैं उसके विषय में, भाषाया यत् विज्ञानम सर्वांगम व्याकृतात्मकम विज्ञान दृष्टि मूलम तद भाषा विज्ञानम उच्यते, है ना। ये पूछा जा सकता है आपसे, इसका ध्यान रखिएगा सबका। सांकेतिता ध्वनि व्राता सा भाषा इति उच्यते, जो सांकेतिक ध्वनि होती है, सांकेतिक ध्वनि जब अव्यक्त होकर के निकलती है तो उसको क्या कहा जाता है, विद्वानों ने उसको क्या कहा है, भाषा कहा है। किसका मत है ये, कपिल का। ये पूछी जाएंगी पंक्तियां, बता रहा हूं मैं आपको, नहीं पूछी गई है लेकिन अब पूछी जाएंगी ये पंक्तियां, ऐसे उठा के दे दी जाएगी आपको, ये किसके मत में है ये, समझे। जी ब्लॉक और ट्रिगर क्या कहते हैं, भाषा की चार बातों पर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि भाषा क्या एक पद्धति है, भाषा संकेतात्मक होती है, भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है, या भाषा यादृच्छिक संकेत है, पंडित जी, ठीक है। जी महोदय। अब अलग अलग परिभाषाएं आ गई सबकी, परिभाषा आप लोगों को बताई थी मैंने संस्कृत में एक बार आरंभ में ही, है ना, तो उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप लोग अपने आप से देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेटो के अनुसार क्या है, वेम्ब्रिंज के अनुसार क्या है, गार्डिनर के अनुसार, सबके अनुसार अलग अलग भाषा का मत अपना दिया है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। सिद्धांत की बात आती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिद्धांत पूछे जाते हैं ना। दैवीय सिद्धांत, इसको डिवाइन थ्योरी कहा जाता है। इसमें क्या बात हुई है कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई पंडित जी, देवताओं के द्वारा, ईश्वर के द्वारा हुई है ना, ईश्वरों ने भाषा को विकसित किया है। इसके रूप में उदाहरण दिया जाता है आपको, दैवी वाचम जनयंत देवा, आपका वो है ना, वाक सुक्त दिया जा सकता है, या आपको ये दिया जा सकता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो, है ना,
ये किस सिद्धांत से संबंधित है ना, ये दिया जा सकता है दैवी वाचम अजनयंत, ये किस सिद्धांत से संबंधित है, तो पहचान पाएंगे ना कौन सिद्धांत से संबंधित है। जी सर। हाँ ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना बात। महोदय जी ये सर। दोनों दिया जाएगा, नित्यावतार नटराज राजू, ये अभी इसमें दैवी सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे ना। और किसके अंतर्गत आएंगे, शंकर जी ने डमरू बजाया तब ना मिला था, दैवी सिद्धांत नहीं है, जी बतलाओ। हम्म चलो, अब आता है सांकेतिक सिद्धांत। सांकेतिक सिद्धांत मतलब सिंबलिक थ्योरी, है ना, इसको निर्णय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक का नाम जरूर याद रखना है, रूसो है, ठीक है ना। इसी को आगे चल के किसने, पंडित जी इसको आगे चल के, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, इसको आगे चल के किसने, रिचर्ड रॉ। इसको आगे चल के रिचर्ड रॉ और जोहानसन आदि विद्वानों ने किस क्या नाम दिया इसको, इंगित सिद्धांत अलग नाम दिया है, इंगित सिद्धांत का नाम दिया, किसका नाम दिया पंडित जी, इंगित सिद्धांत थ्योरी का। हाँ इंगित सिद्धांत यानी गैस्ट्रल थ्योरी, क्या नाम दिया, जेस्ट्रल थ्योरी। गैस्ट्रल थ्योरी, है ना। चलिए ठीक है, आगे अब आता है क्या, अनुरणन सिद्धांत, क्या आता है उसके बाद में, धातु सिद्धांत या अनुरणन का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है, प्लेटो के द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। जी जी। उसके बाद में जर्मन विद्वान हेज ने इसका समर्थन किया और मैक्स मूलर ने इसको व्यवस्थित किया है, आगे इसको अब बढ़ाने का माध्यम किसका है, हेज और मैक्स मूलर। तो पूछा जाए यदि मैक्स मूलर का संबंध किस सिद्धांत से है, याद रखिएगा अनुरणन के सिद्धांत से है, किस सिद्धांत से है, मैक्स मूलर का संबंध अनुरणन के सिद्धांत से, है ना। इनका मत ये है कि मनुष्य ने जो आपकी चीजें थी उनका अनुकरण करते करते चीजें सीखी, भाषा को सीखा, और उन्होंने अनुकरण करते करते लगभग 400 से 500 धातुओं का मूल निर्माण कर लिया था ना। उसके बाद अनुकरण का सिद्धांत आता है, जिसको वाव वाव थ्योरी के नाम से जाना जाता है। कौन है इसके प्रवर्तक, कौन है, हिटनी पॉल और हर्डर, ठीक है ना। मैक्स मूलर ने पूर्व सिद्धांत को समर्थन दिया है अनुरणन वाले को, और अनुकरण वाले का उन्होंने उपहास किया है, ठीक है। इसी को उन्होंने बाउ वाउ कहा है ना, ठीक है। इसी का नाम क्या है, ओनोमोटोपोइक, क्या है, ओनोमोटोपोइक, ठीक है, हाँ थ्योरी कहा जाता है ना, या इकोइक, है ना। इसी का हिंदी नाम और क्या कह सकते हैं, अनुकरणता मूलकवाद भी कहा जाता है ना। तो अनुकरणता मूलकवाद कुछ ऐसे नाम आए इसमें, तो इसी का नाम याद रखिएगा, ठीक है पंडित जी। जी सर। बात क्लियर है, जी महोदय। जी सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। महोदय आ रहा है, इससे ज्यादा आ रहा है समझ में। एक मिनट रुकिए तो, क्या है, चलिए इसको और नाम क्या है, तो अनुकरणता मूलकवाद भी कहा जाता है इसको, और भी इसके नाम है पंडित जी, शब्दानुकरणवाद, है ना। यहाँ लिखा नहीं है, लिख देना चाहिए ना, साथ के साथ में लिख देते चलो। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं सर। नहीं सर, अच्छा है, नोट्स टू द पॉइंट। हाँ बहुत सरल है। अनुकरण मूलकतावाद, ऐसे ही टाइप करना पड़ता है इसमें, वो लैपटॉप में आसानी से हो जाता है, लैपटॉप टूट गया घर पे, लगता टैब में लगता है टाइम, लैपटॉप में तब तक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय आपका। अनुकरणता मूलकवाद, और क्या नाम है इसके, शब्दानुकरणवाद,
करण नहीं आ रहा है। अनुकरण से भी टाइम तक शब्दानुकरण वाद और क्या नाम है पंडित जी? अनुकरण सिद्धांत हो ही गया है ना। और क्या है? ध्वन्यात्म अनुकरण, ध्वन्यात्म अनुकरण भी कहते हैं इसको, है ना। नहीं आ रहा है, हिंदी करना पड़ेगा। तो ध्वन्या- ठीक है ना। जी महोदय। हाँ, ध्वन्यात्म अनुकरण सिद्धांत भी कहा जाता है इसको, ठीक है ना। ये हो गए इसके और नाम, किसी को नहीं पहुंचा। चलो आगे क्या है? ध्वनि सिद्धांत। इसके बाद क्या आया पंडित जी? आवेग सिद्धांत। फिर क्या आ गया आपका? आवेग सिद्धांत, आवेग है ना। सिद्धांत। हिंदी में से क्या कहा जाता है? मनोराग अभिव्यंजक, मनोराग अभिव्यंजक मूलकतावाद या मनोभावाभिव्यंजकतावाद भी कहा जाता है। देखिए, मन मन करके जितने भी शब्द आए ना, समझ लीजिएगा कौन सिद्धांत है? आवेग से। आवेग कहाँ रहता है? आवेग कहाँ आता है? मन में आता है ना। मन। जी। हाँ, तो याद रखिएगा, मनोराग अभिव्यंजकतावाद या कोई नाम इसका आवेग सिद्धांत का ही है, ठीक है। इनका मानना यह है कि मन में आने वाले जो भाव थे, भावनाएं थी, जो हमारे भाव थे, उनसे हम ये भाषा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा मानना है इसका, ठीक है। ठीक है पंडित जी, है ना। हाँ, ऊह पूह थ्योरी भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है पंडित जी? ऊह पूह थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद श्रम ध्वनि सिद्धांत आ गया। क्या आ गया आपका के बाद? श्रम ध्वनि सिद्धांत। श्रम ध्वनि सिद्धांत। श्रम परिहार मूलकतावाद कहा जाता है इसको। इसके प्रवर्तक कौन है? न्यारे, है ना। न्यारे। ये तो हाँ, न्यारे इसके प्रवर्तक है, ठीक है। तो इंगित सिद्धांत आता है। डॉक्टर राय, रिचर्ड और जोहानसन इसके प्रतिपादक हैं, ठीक है। जी महोदय। ठीक है पंडित जी, अभी पीछे पढ़ के आए हो ना, वही है। संपर्क सिद्धांत, कॉन्टेक्ट थ्योरी, है ना। कौन है इसके? जी रेवेज। यदि कुत्ते के संपर्क में आओगे तो काय के टीके लगेंगे? कौन रेवेज। कौन भी? हाँ, याद रखना, संपर्क सिद्धांत रेवेज का है। उसके बाद आता है समन्वित सिद्धांत। कौन आता है पंडित जी? समन्वित, समन्वित है ना। सिद्धांत। हाँ, समन्वित सिद्धांत किसका है? हेनरी हेनरी स्वीट। हाँ, ये किस किस को मिला करके बना है? बोले अनुकरण सिद्धांत, आवेग सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत, उपचार सिद्धांत, इन सबको मिला करके जो समन्वित रूप है ना, उसको उन्होंने उपस्थापित किया, ठीक है, हेनरी स्वीट ने। बात क्लियर जी महोदय। है ना। अब एक एक सिद्धांत रह गया आपका इसमें, कौन सा? प्रतिभा सिद्धांत। कौन सा रह गया? एक प्रतिभा सिद्धांत। सिद्धांत। ये किसने दिया है पंडित जी प्रतिभा सिद्धांत? महाराज भर्तृहरि ने, है ना। किसने दिया है? महाराज भर्तृहरि। भर्तृहरि जी द्वारा प्रदत्त है, ठीक है।
याद रख, पूछा गया है। जी सर। ठीक है, जी महोदय। कुछ बचा और? हो गए सारे सिद्धांत? मुख्य मुख्य सिद्धांत हो गए सारे? जी जी सर। लिया। उसके बाद में आपको देखो चार्ट बना दिया है, ठीक है। खाली इस चार्ट जी को बनाने में इससे लैपटॉप होता तो 15 मिनट का काम था, बस 15 मिनट का भी काम नहीं था ये, और इसको इससे बनाने में लगभग 2 घंटे लगे थे उस दिन। चलो, उसके बाद भाषाओं का वर्गीकरण की बात आती है पंडित जी। क्या है? भाषाओं का वर्गीकरण। हाँ, पढ़ लीजिएगा इसको। 1796 में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वर्तमान में 3000 माना जा सकता है ना। कह रहे हैं विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, आकृति मूलक और पारिवारिक। आकृति मूलक वर्गीकरण शब्द प्रधान और रचना तत्वों पर आधारित है, अर्थात आकृति मूलक वर्गीकरण में प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग और शब्द प्रधान, रचना तत्व आदि मुख्य हैं, ठीक है। और पारिवारिक वर्गीकरण में अर्थ प्रधानता, रचना तत्व और अर्थ तत्व पर आधारित है। सर्वप्रथम किसने किया था ये? श्लेगल ने भाषाओं को 2 भागों में बांटा था। क्या लिखा है? जब ये पढ़ाने से अच्छा होगा ना कि यहाँ पे चीजें सही हो जाएंगी, है ना। क्या किया था पंडित जी? बांटा था श्लेगल ने 2 भागों में बांटा था सर्वप्रथम। श्लेगल ने, ठीक है ना। प्रोफेसर बोप ने इसके 3 वर्ग किए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में उसका समर्थन किसने किया? ग्रिम, लायर आदि ने भी 3 वर्गों को प्रकारांतर में माना है, ठीक है ना। जी महोदय। पॉट आए, पॉट ने इसके 4 वर्ग बनाए, है ना। वास्तविक रूप में भाषा के कितने वर्ग हैं? 2। कौन दो। से? योगात्मक और योगात्मक। योगात्मक, ठीक है ना। योगात्मक के 3 विध होने से संपूर्ण कितने वर्ग हो जाते हैं आपके? 4 वर्ग। 4 वर्ग। लोक आपका ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले कौन सा वर्गीकरण? आकृति मूलक, योगात्मक और योगात्मक, पता है आप लोगों को। अयोगात्मक आ गया। अयोगात्मक में कौन भाषा आती है आपकी पंडित जी? जिन्हें प्रकृति, प्रत्यय तथा अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग नहीं होता, इन्हें क्या कहते हैं? अयोगात्मक कहते हैं, ठीक है ना। इस वर्ग की मुख्य प्रतिनिधि भाषा कौन सी है? चीनी भाषा। इसके अतिरिक्त श्यामी, तिब्बती, बर्मी, अनामी, सूडानी इत्यादि सब किसमें आती है? योगात्मक में। बात आई योगात्मक की। योगात्मक के 3 भाग, अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट, है ना। अश्लिष्ट कैसी है? प्रत्यय प्रधान, श्लिष्ट विभक्ति प्रधान और प्रश्लिष्ट समास प्रधान है पंडित जी, ठीक है। जी महोदय। सबसे पहले अश्लिष्ट को देखेंगे। अश्लिष्ट योगात्मक प्रत्यय प्रधान है। उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? आपको कौन न्याय लगता है उसमें? तिल तंडुल न्याय। तिल तंडुल न्याय का प्रयोग कहाँ होता है? अश्लिष्ट योगात्मक में, ठीक है। अश्लिष्ट योगात्मक इस वर्ग की प्रतिनिधि भाषा कौन सी है? टर्की भाषा, ठीक है। इसको 4 भागों में बांटा, पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत्य योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। पूर्व योगात्मक कौन सी है? जुलू काफिर। मध्य योगात्मक संथाली, तुर्की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम क्या अंत्य योगात्मक है। मफोर क्या है? पूर्वांत योगात्मक। यही तो पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था ना। जी महोदय। सारी चीजें बताइए। श्लिष्ट योगात्मक में व्यक्ति प्रधान है, निरक्षर न्याय का प्रयोग होता है इसमें। कौन भाषाएं आती है इसके अंतर्गत पंडित जी? संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, रूसी, अविस्ता, हिंदी, अंग्रेजी इसी वर्ग में आती है, ठीक है। इसके भी 2 भेद करते हैं हम लोग, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, है ना, ठीक है ना पंडित जी। और अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के भी 2 भेद होते हैं हमारे यहाँ, संयोगात्मक और वियोगात्मक। अंतर्मुखी संयोगात्मक, अंतर्मुखी वियोगात्मक, अंतर्मुखी बहिर्मुखी संयोगात्मक और बहिर्मुखी वियोगात्मक, ठीक है। जी महोदय। ठीक है पंडित जी। हाँ, सबसे पहले आ गया अंतर्मुखी श्लिष्ट में। अंतर्मुखी श्लिष्ट में संयोगात्मक के अंतर्गत कौन भाषा आती है आपकी? अरबी भाषा आती है। और अंतर्मुखी वियोगात्मक के अंतर्गत हिब्रू भाषा आती है। बहिर्मुखी में आ जाओ। बहिर्मुखी में कौन कौन आती है पंडित जी आपकी? ठीक है ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ना, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन यदि ऊपर आ जाए तो सही हो जाएगा वो ना। एक मिनट। यही नहीं है, चलिए थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है आपका? बहिर्मुखी श्लिष्ट, ठीक है। इसके भी 2 भेद है आपके, वही संयोगात्मक और वियोगात्मक।
ठीक है। संयोगात्मक में कौन आती है इसके? संस्कृत, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन। प्रतिनिधि भाषा संस्कृत है इसकी, ठीक है। वियोगात्मक में कौन आती है आपकी? मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी में ना, बांग्ला। हिंदी इसकी प्रतिनिधि भाषा है ना। हिंदी, अंग्रेजी आदि सब वियोगात्मक है, ठीक है। और अन्य भाषाएं बंगाली, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, फ्रेंच इत्यादि सब इसी में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद प्रश्लिष्ट आ गया, प्रश्लिष्ट योगात्मक, समास प्रधान जो होती है ना। इसके भी दो भाग किए उन्होंने, पूर्ण प्रश्लिष्ट और, ये कैसे कर लोगे यार ऐसा? पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट, ठीक है। पूर्ण प्रश्लिष्ट में कौन आती है इसके आपकी? चेरा की भाषा, चेराफी। और आंशिक प्रश्लिष्ट में कौन आती है पंडित जी? बास्क, ठीक है। उदाहरण भी दिए। क्या हुआ है भाई? टाइपिंग में थोड़ा थोड़ा हो जाता है महोदय। चलो सही है ना अभी? जी महोदय जी। क्या आया? पारिवारिक वर्गीकरण आया। पारिवारिक वर्गीकरण में क्या है? अपने 18 भेद माने इसके ना, है ना, ठीक है। जर्मन विद्वान विल्हेम फॉन हुम्बोल्ट उन्होंने 13, फ्रिट्ज मूलर ने 100, भारतीय विद्वान जो भी आपके 10 और 18, देवेंद्र शर्मा के अनुसार 18 भेद है इसके, ठीक है। ये आपका अर्थ तत्व और संबंध तत्व दोनों पर आश्रित है ना। इसको जनरलॉजिकल, वंशानुक्रमिक और हिस्टोरिकल भी, ऐतिहासिक भी कहा जाता है इस वर्गीकरण को, ठीक है। इसके आधार क्या क्या है? 4 आधार है, स्थान सामीप्य, शब्द साम्य, व्याकरण साम्य और ध्वनि साम्य। वो आपके श्लोक दे दिए यहाँ पे। उनका वर्गीकरण 4 भागों में किया है हमने, यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, अमेरिका खंड और प्रशांत महासागर खंड। यूरेशिया खंड में कौन कौन भाषाएं आती हैं, कौन कौन भाषाएं बोली जाती हैं, उसकी देखिए सामान्य संक्षिप्त में सब दे दिया है, ठीक है ना, ठीक है। अफ्रीका खंड में कौन आती है, प्रशांत महासागर खंड में कौन आती है, अमेरिका खंड में कौन आती है। उसके बाद भारूपी परिवार आ गया आपका, है ना। ये भारूपी परिवार कैसा है? बोले रचना की दृष्टि ये परिवार श्लिष्ट योगात्मक है। इसके अन्य नाम क्या है? इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारूपीय परिवार या भारतीय हित्ती परिवार है। ये कितनी शाखाओं में विभक्त है? 10 शाखाओं में, ठीक है। कौन है वो आपको श्लोक दे दिया, 10 शाखाएं बता दी आपको उसकी। इसका विभाजन 2 भागों में किया है। किसने किया 2 भागों में? अस्कोली ने, है ना। कौन कौन वो 2 भाग है? केंटुम वर्ग और शतम वर्ग। केंटुम वर्ग में कौन आती है आपके सामने लिखी है, शतम वर्ग में कौन आती है वो भी लिखी है, ठीक है। नीचे वैसे भी लिख दिए, दोनों प्रकार का विभाजन यहाँ देखिए लिख दिया है, ठीक है। समझ बात? शतम में किसको क्या बोला जाता है, 100 को, वो बताया है यहाँ पे, ठीक है ना। परिवार की विशेषताएं, उसके बाद में ईरानी, भारतीय, बाल्टी, सुस्लावी की सबका बताया। उसके बाद ध्वनि नियम आ गए आपके, ग्रिम नियम, ग्रासमान नियम, वर्नर नियम, तालव्य और मूर्धन्य नियम आ गए, ठीक है। ग्रिम नियम क्या है? ग्रिम नियम में क्या होता है आपका, वो सब आ गया। किससे संबंधित था उनका नियम? कह रहे ग्रिम इस नियम को ग्रिम ने प्रथम ध्वनि परिवर्तन तथा द्वितीय ध्वनि परिवर्तन के रूप में किया है। इससे पहले इस सूत्र का रास्क और हीरे ने इससे पहले ढूंढ लिया था, है ना, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप किसने किया? जैकब ग्रिम ने किया है, तो इसीलिए इनके नाम से इसको जाना जाता है पंडित जी, है ना। अब कह रहे प्रथम ध्वनि परिवर्तन में क्या किया इन्होंने? बोले प्रथम ध्वनि परिवर्तन में इन्होंने बोले भारोपीय जो भाषाएं थी, है ना, संस्कृत इत्यादि, उनका परिवर्तन किसमें किया? जर्मन भाषा में, है ना, ठीक है। वही कह रहे पहला नियम आ गया, ये देखो इनका दिख रहा है, दिख रहा है पंडित जी, है ना। मूल भारोपीय ध्वनियों का जर्मनिक ध्वनि में परिवर्तन किया उन्होंने, संस्कृत, ग्रीक, लैटिन का, जातिक, अंग्रेजी, डच और निम्न जर्मन में, ठीक है ना। घोषल प्राण, घोष महाप्राण, ऐसा करके वर्गीकरण आपका चार्ट भी बना दिया है यहाँ पे। उसके बाद द्वितीय ध्वनि परिवर्तन में क्या किया इन्होंने? निम्न जर्मन से उच्च जर्मन में किया है, ठीक है।
इस परिवर्तन में क्या किया उन्होंने, गदबा को कतबा किया, कतबा को खतफा, खतबा को गदबा किया है। ठीक है, सब लिखा हुआ है, आप लोग चार्ट के अनुसार भी देख सकते हैं। उसके बाद ग्रासमान का नियम आ गया। ग्रासमान के नियम में क्या किया उन्होंने, वही महाप्राण द्वयुक्त द्वक्षरा मूल धातु महाप्राण आदि महाप्राण का नाश होकर के, यदि पूर्व में बलाघात होगा तो आदि महाप्राण का नाश होकर के, वही चरत्व नियम जो लगता है आपका, किसमें लगता है, ग्रासमान के नियम में लगता है। फिर वर्नर का नियम आ गया, है ना। ठीक है, द्विपदावृत्ति वाला नियम कहाँ है, वर्नर में आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तालव्य नियम आ गया आपका, मूर्धन्य नियम, आप अपने आप से भी पढ़ के उसको बहुत सरल भाषा में अपनी में लिखा एकदम। ठीक है, अर्थ परिवर्तन के कारण है ना, वो सब लिखा है, देखिए। ब्रिल के अनुसार अर्थ परिवर्तन 3 प्रकार से होता है, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थ आदेश, है ना, सब बता दिया। देखिए 2 और उसमें अर्थ उत्कर्ष, अर्थ अपकर्ष बता दिए, उनके उदाहरण दिए हैं कौन कौन है ना। टकर के अनुसार 12 कारण है अर्थ परिवर्तन के, वो दे दिए कौन से हैं। यहाँ देखिए ये पढ़ने वाला है थोड़ा सा आनंद वाला, वाक्य के लक्षण के विषय में, मुख्य यही बताना था मुझे, बाकी तो सब अपने आप पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं वाक्य किसे कहा जाता है, बोले क्रिया कारक आदि युक्ता पद समूह वाक्यम, अर्थात यत्र कर्तादि कारकाणि क्रिया सा समुपलभ्यन्ते सही व समन्विता पदावली वाक्यमिति उच्यते। बात दिक्कत नहीं है ना कोई भी। बोले यहाँ पर कर्ता कारक आदि क्रिया के साथ समुपलभ्य होते हैं, मिलते हैं, उससे समन्वित पदावली क्या कहलाती है, वाक्य कहलाती है। वाक्य की परिभाषा के विषय में महाभाष्यकार पतंजलि 5 लक्षण देते हैं। कितने लक्षण देते हैं महाभाष्यकार? 5 लक्षण देते हैं। ये वाक्य किसे कहा जाता है, बोले एक अतिंग वाक्यम, अर्थात जहां पर एक क्रियापद रहे उसको वाक्य कहा जाएगा। दूसरा कह रहे हैं, बोले आख्यातम साव्यय कारक विशेषणम वाक्यम, अर्थात अव्यय कारक विशेषण से युक्त क्रियापद वाक्य कहलाता है। ठीक है, सक्रिया विशेषण, अर्थात जिसमें क्रिया विशेषण युक्त क्रियापदों का प्रयोग किया जाए उसको वाक्य कहा जाता है। अथवा आख्यातम सविशेषण, अर्थात विशेषण युक्त क्रियापद वाक्य कहलाता है। ठीक है, संज्ञापदंच, अर्थात क्रियापद से रहित और संज्ञापद वाक्य, संज्ञापद वाले भी वाक्य कहलाते हैं, जैसे तर्पणम पिंडीम इत्यादि। ठीक है, मीमांसा सूत्रकार क्या और जैमिनी लिखते हैं कि क्या, कि अथैकत्वात् एकम वाक्यम साकांक्षम वेद, है ना। बोले जिसको आकांक्षा साकांक्षा पदों का समूह वाक्य कहलाता है, ऐसा कौन कहता है, मीमांसा सूत्रकार कहते हैं आपको। शब्द शक्ति की प्रकाशिकाकार क्या कहते हैं, कि मिथा साकांक्ष शब्द वाक्यम, कि जिनमें परस्पर, मिथा मतलब परस्पर साकांक्ष शब्दों का जो स्वरूप होता है उसको क्या वाक्य कहा जाता है। ठीक है, वात्स्यायन क्या कहते हैं, कि पद समूह वाक्यम अर्थ समापत्तो, जिनके द्वारा अर्थ की अभिव्यक्ति हुए ऐसे पद समूह को वाक्य कहा जाता है। आचार्य विश्वनाथ कविराज क्या कहते हैं आपके, वाक्यम से आदि योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्ता पदोच्चया, ऐसे पदों का समूह जिसमें आकांक्षा योग्यता आसक्ति युक्त हो। ठीक है, ठीक है पंडित जी, वही सब बताया उन्होंने, कैसे आकांक्षा वो काव्य प्रकाश का पूरा लिख दिया है। बता रहे हैं आकृति मूलक वाक्य कौन से हैं, है ना। आकृति मूलक वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, देखिएगा इसको। रचना मूलक वाक्य, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के बांटे उन्होंने, समन्वय, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, है ना। अर्थमूलक वाक्य भी विधि 8 प्रकार से बांटे उनको, है ना। ठीक है पंडित जी, महोदय। हाँ चलिए, तो एक बार अपने आप से पढ़ के देखिए उसको, पीडीएफ को, ना समझ आए पूछिएगा। महोदय आप समझ में आ जाएगा, ये भेज देंगे इसको। अब बताइए कोई दिक्कत हो तो इससे अतिरिक्त किसी को भी।